हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे यूपी पीसीएस में एक प्रश्न आया था मॉडर्न हिस्ट्री से। भारत में ब्रिटिश सरकार की भू राजस्व व्यवस्था का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। तो भू राजस्व व्यवस्था अंग्रेज़ों ने कौन कौन से लगा रखे थे, उसका आलोचनात्मक वर्णन करना है। तो 3 प्रकार की व्यवस्थाएं थीं। पहला था अस्थाई बंदोबस्त या ज़मींदारी पद्धति, दूसरा था महालवाड़ी व्यवस्था और तीसरा था रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो अस्थाई बंदोबस्त, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी 3 प्रकार की जो व्यवस्था थी, ये थी अंग्रेज़ों की भू राजस्व व्यवस्था। तो पढ़ते हैं परिचय से। ब्रिटिश सरकार ने भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था को अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों में आरंभ किया। ठीक। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस जिले एवं उत्तरी कर्नाटक में भूमि का अस्थाई बंदोबस्त अर्थात जमींदारी प्रथा की आरंभ किया गया, जो समस्त भारत का 19% भूमि पर था। तो जो जमींदारी है, जमींदारी अस्थाई बंदोबस्त या फिर जमींदारी प्रथा, ये कहाँ कहाँ शुरू हुआ था? तो 5 स्थान है। एक बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक, 5 क्षेत्रों में था। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा आसान है, फिर बनारस आ जाएंगे, फिर उत्तरी कर्नाटक। तो इन 5 क्षेत्रों में लागू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त या फिर हम कह सकते हैं इंग्लिश में परमानेंट सेटलमेंट। इसको जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है। और जमींदारी जो प्रथा है वो पूरे भारत के, ब्रिटिश भारत के, समस्त भारत के 19% भूमि पर लागू किया गया था जमींदारी प्रथा या फिर अस्थाई बंदोबस्त जो पद्धति थी। दूसरी व्यवस्था थी महालवाड़ी। तो महालवाड़ी कहाँ कहाँ था? तो उत्तर पश्चिम प्रांत, मध्य प्रांत एवं पंजाब में प्रचलित की गई, जो समस्त भूमि का 30% थी। तो अस्थाई बंदोबस्त 19% एरिया पर था, महालवाड़ी 30% एरिया पर था। और कहाँ कहाँ पर था? तो उत्तर पश्चिम प्रांत 1, मध्य प्रांत 2, पंजाब 3, यहाँ पे था और 30% एरिया पर था। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ कहाँ थी? तो बम्बई और मद्रास क्षेत्र के अधिकतर भागों, असम और अन्य भागों में थी, जो लगभग समस्त भूमि की 51% थी। तो 19% पर थी अस्थाई बंदोबस्त, 30% पे थी महालवाड़ी और 51% पर थी रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी 3 स्थान ध्यान रखें, एक बम्बई, मद्रास और असम। तो बम्बई, मद्रास, असम यहाँ पे थी ये। अब बिना देखे हम याद करते हैं इसको। जो अस्थाई बंदोबस्त है वो कहाँ कहाँ थी? तो बंगाल में थी, बिहार में थी, उड़ीसा में थी, बनारस में थी और एक जगह और थी, उत्तरी कर्नाटक, नॉर्दर्न कर्नाटक, यहाँ पे थी। और ये समस्त भूभाग के 19% हिस्से पर थी। ये हो गया अस्थाई बंदोबस्त। फिर इसको जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है। फिर दूसरा है महालवाड़ी। ये था उत्तर पश्चिम प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब, यहाँ पर था और समस्त भारत के 30% एरिया पर था। तीसरा है जिसे कहते हैं रैयतवाड़ी। ये था बम्बई में, मद्रास में और असम में, यहाँ पे था और ये समस्त भारत के 51% लैंड पर था। तो ये हो गया। अब तीनों का विस्तार से इसमें दिया गया है खूब अच्छे से, तो यहाँ से हम पढ़ते हैं और जानकारी हम जुटाते हैं। अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी पद्धति 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेज़ों की दीवानी स्थापित हो गई थी। ये तो पता है 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो थे एक और दूसरी ओर थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला।
बंगाल के नवाब थे उस टाइम पे, और जो मुगल सम्राट थे, उनका नाम था द्वितीय, क्या नाम है, शाह आलम द सेकेंड। तो उसमें ये हार गए थे तीनों पक्ष मिलकर के। हेक्टर मुनरो जो अंग्रेज था वो जीत गया था। तो बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की दो संधियां हुई थी, एक 6 अगस्त 1765, एक 9 अगस्त 1765 में। तो उसमें से एक इलाहाबाद की संधि हुआ था शाह आलम सेकंड के साथ में, है ना, थर्ड नहीं सेकंड के साथ में हुआ था, जिसमें ये हुआ कि अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार अंग्रेज़ों को दे दिया जाए। तो अस्थाई बंदोबस्त का जो भूमिका बता रहा है इसमें, 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेज़ों की दीवानी स्थापित हो गई थी। उन्होंने 1772 में भूमि का अस्थायी प्रबंध आरंभ किया था। नीलामी के आधार पर 5 वर्षों के लिए भूमि दी जाने लगी थी। तो 1772 में क्या शुरू कर दिया, अस्थायी प्रबंध है, मतलब कि नीलामी शुरू कर दिए। 5 साल के लिए नीलाम कर दिए ज़मीन, जो सबसे ज़्यादा देगा उस ज़मीन से उसको हम नीलाम कर देंगे ज़मीन को। जैसे ये ज़मीन है तो इसको हम बोली लगा रहे हैं कि भैया जो हमको 100 रुपये देगा उसको हम दे देंगे, अगला भैया हम 110 रुपये देंगे इसी ज़मीन पर, हमें दे दो ज़मीन, तो यह तुम ले जाओ। तो ज़मीन की बोली नीलामी लगाई जाती थी। जो सबसे ज़्यादा देने का वायदा करता था उसको 5 सालों के लिए ज़मीन अंग्रेज़ दे देते थे। तो ये अस्थायी है, क्योंकि 5 साल के बाद में फिर से क्या होगा, नीलामी होगा। तो 65 में दीवानी अधिकार मिलने के बाद 72 में अस्थायी प्रबंध आरंभ किया गया, जिसके आधार पे नीलामी के आधार पर 5 वर्षों के लिए भूमि दी जाने लगी थी। 1778 में भूमि की नीलामी प्रतिवर्ष होने लगी, यानी 72 से क्या था कि 72 से 77, यानी एक टर्म जो है 5 साल का रहा। फिर इनको लगा कि ठीक नहीं, 5 साल लगातार नीलामी करके दे दिए किसी को, ठीक नहीं, अब हर साल नीलामी हम करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। तो 65 में अस्थाई मतलब दीवानी अधिकार मिल गया। 72 में अस्थाई प्रबंध लागू कर दिया। 78 से, जो कि 5 साल के लिए था एक बार, फिर 78 से क्या कर दिया, अस्थाई प्रबंध लागू कर दिया कि हर साल हम अपनी ज़मीन को नीलाम करेंगे। 1778 में भूमि की नीलामी प्रतिवर्ष होने लगी, जिससे भू राजस्व में अस्थायित्व और हानि की भी स्थिति उत्पन्न हुई। हर साल नीलामी करेंगे तो कहाँ पैसा उनको फ़ायदा होगा, उसमें फ़ायदा नहीं हो रहा था, हानि हो रही थी, और अस्थायित्व, इनस्टेबिलिटी हो रहा था, व्यवस्था सही प्रकार से चल नहीं पा रही थी। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ी और लगान भी निश्चित समय पर नहीं मिल पाता था। भू राजस्व जो भी निश्चित किया गया वह बहुत अधिक था, है ना। हर साल ये लूट रहे हैं, कह रहे हैं कि ज़्यादा उसका भू राजस्व वसूलने का प्रयास करते थे। तो ज़्यादा भू राजस्व वसूलेंगे तो किसान उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, और किसान ज़्यादा खेतों में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे तो उनका उत्पादन घट जाएगा। अगर किसानों का उत्पादन घट जाएगा तो अंग्रेज़ों को रेवेन्यू कहाँ से देंगे। तो वही कह रहा है कि हर साल के लालच के चक्कर में अस्थायित्व बढ़ा, हानि हो गई, उत्पादन घट गया, किसान परेशान हो गए क्योंकि प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई थी, और लगान अंग्रेज़ों को सही समय पर, निश्चित समय पर नहीं मिल पाता था। भू राजस्व जो भी निश्चित किया गया वह बहुत अधिक था। तत्कालीन जिला कलेक्टरों की रिपोर्टों से भी यह स्पष्ट होता है। साथ ही इस व्यवस्था से भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती गई। यह क्रम निरंतर बढ़ता गया। इस व्यवस्था में ग्रामीण समुदाय का विकास संभव न था। वास्तव में यह प्राचीन ग्रामीण व्यवस्था पर एक कटु प्रहार था। इस व्यवस्था में उचित रूप से भू राजस्व वसूली संभव नहीं था। अगला है महालवाड़ी व्यवस्था। इसके बारे में हम देखे थे कि ये
उत्तर पश्चिम प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू किया गया था, जो कि कुल समस्त भारत का 30% हिस्से पर था महालवाड़ी व्यवस्था। अब इसकी हम व्याख्या पढ़ लें। भू राजस्व की यह व्यवस्था पंजाब, मध्य प्रदेश और वर्तमान उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में प्रचलित हुई। अच्छा, अस्थाई वाला जो अस्थाई बंदोबस्त या ज़मींदारी प्रथा थी वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी बनारस और उत्तरी कर्नाटक में थी। और महालवाड़ी जो है वो पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहाँ सब थी। पंजाब मतलब उत्तर पश्चिम प्रांत, मध्य प्रांत, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहाँ पे प्रचलित हुई थी। और जो रैयतवाड़ी है वो बम्बई, मद्रास और साथ में असम में चालू हुई थी। तो महालवाड़ी देखते हैं। भू राजस्व की यह व्यवस्था पंजाब, मध्य प्रदेश और वर्तमान उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में प्रचलित हुई। इस पद्धति के अनुसार भूमि कर की इकाई कृषक का खेत नहीं अपितु ग्राम अथवा महाल मीन्स क्या होता है, जागीर का एक भाग होती थी। तो इस पद्धति के अनुसार भूमि कर की इकाई कृषक का खेत नहीं था, बल्कि पूरा ग्राम था। यानी कि एक व्यक्ति है जिसको एक पूरा ग्राम या महाल दे दिया, उसका मुखिया बना दिया, तो पूरे ग्राम से, पूरे गांव से उसको वसूली करने का अधिकार मिला होता था। यानी इसमें भी मध्यस्थ के रूप में महाल होते थे या मुखिया हम कह सकते वो होते थे। तो वो जा करके लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। इस प्रथा के अनुसार भू राजस्व के बारे में समझौता किसी जमींदार या रैयत के साथ न होकर गांव के सभी पट्टेदारों से एक साथ किया जाता था। इसमें भू राजस्व देने की जिम्मेदारी संपूर्ण महाल की होती थी। भू राजस्व निश्चित करते समय तमाम गांव की भूमि नापी जाती थी। बकायदे अध्ययन होता था कि कितने ज़मीन से कितना हम रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, ज़मीन की क्षमता क्या है। अगर ज़्यादा क्षमता है तो ज़्यादा हम लगा दें टैक्स, कम क्षमता है तो कम लगाएं टैक्स। पंजाब में संशोधित महालवाड़ी प्रथा लागू की गई, जिसे कभी कभी ग्राम व्यवस्था भी कहा गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत भी भू राजस्व अत्यधिक था। उत्तरी भारत में ब्रिटिश शासन से पूर्व भू राजस्व 135 लाख रुपए था न? उत्तरी भारत में ब्रिटिश शासन से पूर्व भू राजस्व 135 लाख रुपए था, जो ब्रिटिश शासन के प्रथम वर्ष में 156 लाख रुपए, दूसरे वर्ष में 161 लाख रुपए और तृतीय वर्ष में 168 लाख रुपए निर्धारित हुआ। यानी कि बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे। 1807 से 1818 के बीच अनेक अधिकारियों के विरोध के बाद भी इसे 45% बढ़ा दिया गया। 1822 में यह वास्तविक संपत्ति का 80% लगाया जाता था। 80% टैक्स। महालवाड़ी प्रथा 1833 के अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी। महालवाड़ी प्रथा से सरकार से सीधा संपर्क, स्वामित्व और भूमि की उर्वरता बनी रही, परंतु इस प्रथा से भी भू राजस्व निश्चित नहीं हो पाता था और ग्रामीण समुदाय का विकास संभव न था। अंग्रेजों द्वारा प्रचलित तीनों प्रकार की व्यवस्थाएं भारत की परंपरागत प्रथाओं के प्रतिकूल थीं। जमींदारी प्रथा इंग्लैंड में प्रचलित सामंतवादी प्रथा, रैयतवाड़ी फ्रांस में प्रचलित कृषक स्वामित्व और महालवाड़ी भारतीय आर्थिक समुदाय की नकल मात्र थी। फिर से, जमींदारी प्रथा इंग्लैंड में प्रचलित सामंतवादी प्रथा से मेल खाता था, रैयतवाड़ी फ्रांस में प्रचलित कृषक स्वामित्व और महालवाड़ी भारतीय आर्थिक समुदाय की नकल मात्र था। इन सभी व्यवस्थाओं से कृषकों की स्थिति दयनीय होती गई। छोटे छोटे किसानों, खेतीहर मजदूरों और
काश्तकारों की दशा दयनीय हो गई, ग्रामीण अर्थव्यवस्था बिखर गई, ग्राम पंचायतों का महत्व नष्ट हो गया। इससे अंग्रेज़ों का एक ऐसा हितचिंतक वर्ग खड़ा हुआ जो उनका पक्षपाती रहा, है ना, जो ज़मींदार हैं, जो महाल हैं, पट्टेदार हैं, उनको फ़ायदा होता था, तो वो अंग्रेज़ों के हितधारी बन गए, हितचिंतक बन गए, वेल विशर बन गए। इन व्यवस्थाओं ने भूमि को एक माल या वस्तु के रूप में माना जो कभी भी खरीदी या बेची जा सकती थी। अभी तक भूमि रब यानी ईश्वर की मानी जाती थी। भूमि के संदर्भ में यह मौलिक परिवर्तन था जिसने भारत के कृषक के ग्रामीण समुदाय के स्वरूप को और गांवों को ही बदल दिया। वस्तुतः यह भारतीय कृषकों को उनकी जड़ों से उखाड़ने का प्रयास था। फिर तीसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार भूमि का स्वामी होता था। यही सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी होता था। उसके पास भूमि को रेहन यानी गिरवी रखने व बेचने का अधिकार होता था। भूमि कर न देने की स्थिति में उसे भू स्वामित्व के अधिकार से वंचित होना पड़ता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार का रैयत से सीधा संबंध होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास तथा बम्बई एवं असम के अधिकांश भागों में लागू किया गया था, जो कि समस्त भारत का 51% हिस्सा था। पहली रैयतवाड़ी भूमि कर व्यवस्था को 1792 में मद्रास के 12 महल जिले में लागू किया गया। टॉमस मुनरो जिस समय मद्रास का गवर्नर जनरल बना था, उस समय इसने कुल उपज के तीसरे भाग को भूमि कर का आधार माना। मद्रास में इस व्यवस्था को लागू किया। मद्रास में यह व्यवस्था लगभग 30 वर्ष तक लागू रही। इस व्यवस्था में सुधार के तहत 1855 में भूमि की पैमाइश तथा उर्वरा शक्ति के आधार पर कुल उपज का 30% भाग लगान के रूप में निर्धारित किया गया। परंतु 1864 में कंपनी सरकार ने भू भाटक 50% कर दिया, भू राजस्व 50% कर दिया। बम्बई में 1835 में लेफ्टिनेंट बिनगेट के भूमि सर्वेक्षण के आधार पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। इसमें भूमि की उपज की आधी मात्रा सरकारी लगान के रूप में निश्चित की गई। कालांतर में इसे 66% से 100% के मध्य बढ़ाया गया। परिणाम स्वरूप दक्कन में 1875 में कृषकों ने विद्रोह कर दिया। 1875 का दक्कन विद्रोह किसानों का था। उसका कारण क्या था? लगान का बहुत ज़्यादा हो जाना, 80 से 100% इतना ज़्यादा हो जाना। बम्बई की रैयतवाड़ी पद्धति अधिक लगान एवं लगान की अनिश्चितता जैसे दोषों से युक्त थी। किसानों को इस व्यवस्था में अधिक लगान लिए जाने के विरुद्ध न्यायालय में जाने की अनुमति नहीं थी। उपरोक्त बातों के संदर्भ में हम पाते हैं कि ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य था अधिक से अधिक लगान लेना। इनके इस नीति का परिणाम भारत में गरीबी, अकाल तथा परंपरागत उद्योगों के विनाश के रूप में सामने आया। तो ये रहा इस प्रश्न का डिस्कशन। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।